नमस्कार। हिंदी स्पिरिट की बिहार स्पेशल श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हमारा जो बिहार स्पेशल श्रृंखला का 7वां लेक्चर है, इसमें हम बिहार के प्राकृतिक विभाजन को पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक विभाजन को पढ़ेंगे इससे पहले हमने बिहार की भूगर्भिक संरचना को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिहार की सबसे पुरानी संरचना कौन सी है, सबसे नवीन संरचना कौन सी है। आज हम प्राकृतिक दृष्टि से अर्थात बिहार में पहाड़, पठार और मैदान के हिसाब से जो बिहार को बांटा गया है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार को प्राकृतिक दृष्टि से कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये जो उत्तर में आप देख रहे हैं, ये पीले कलर में, ये है आपकी शिवालिक श्रेणी। ठीक, शिवालिक श्रेणी से ले शिवालिक श्रेणी और शिवालिक श्रेणी आपकी पश्चिमी चंपारण जिले में, शिवालिक श्रेणी में पश्चिमी चंपारण जिले से लेकर नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं, जैसे सीतामढ़ी हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इन सभी सेक्टरों में आपकी तराई सेक्टर है। तो ये तराई सेक्टर क्या है, हम लोग जब मैदानी सेक्टर पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो अभी हमारे ये अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, पढ़ना है अभी प्राकृतिक दृष्टि से विभाजन को, उसको देख लेते हैं। तो प्राकृतिक दृष्टि से बिहार में उत्तर में आपको 2 भागों में बांटा गया है। एक शिवालिक श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी, और तराई सेक्टर, ये जो नेपाल से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहाँ पे, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज। एक तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका दक्षिण में आइए, तो दक्षिण में जो आपका विंध्याचल का कैमूर का पठार है और आपका छोटा नागपुर का पठार, दोनों को सम्मिलित रूप से दक्षिण बिहार का पठारी क्षेत्र कहा जाता है प्राकृतिक दृष्टि से। ठीक, दक्षिण बिहार का पठारी सेक्टर, और इन्हीं दोनों के उत्तर में जो शिवालिक श्रेणी और तराई सेक्टर है, और दक्षिण के पठार के मध्य में स्थित ये बिहार का विस्तृत मैदान। ठीक, तो कुल बिहार को जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला शिवालिक सेक्टर, शिवालिक श्रेणी और तराई सेक्टर, तराई क्षेत्र। दूसरा जो है आपका दक्षिण का पठार, और तीसरा जो है आपका दोनों के मध्य में स्थित बिहार का मैदानी सेक्टर। तो आइए हम सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे, तो मैदानी सेक्टर को नहीं पढ़ेंगे। आज हम केवल उत्तर में जो शिवालिक श्रेणी है और दक्षिण में जो पठारी संरचना है बिहार की बहुत प्राकृतिक विभाजन में, उसको ही केवल हम पढ़ेंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका, देखिए बिहार का मैप है। बिहार के मैप में ये जो उत्तर के सेक्टर में, उत्तर पश्चिम में, आप देखिए उत्तर पश्चिम में जो स्थित है आपकी कौन सी है, पश्चिमी चंपारण जिला है। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण 2 जिले हैं, उनको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। 1972 से पहले, ठीक है, 1972 से पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण नाम से कोई जिला नहीं था, केवल एक ही जिला था, चंपारण जिला। 1972 में चंपारण जिला का विभाजन पश्चिमी और पूर्वी में कर दिया गया। और वर्तमान में जो पश्चिमी चंपारण जिला है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है, जो कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के मध्य में है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, न कि पूर्वी चंपारण में। ठीक, तो पश्चिमी चंपारण का ये देखिए बड़ा मैप, देखिए ये वाला आपका बड़ा मैप है पश्चिमी चंपारण का ही। ठीक, पूरी ठीक है, ये वाला आपका पूरा पश्चिमी चंपारण। इसको देखिए यहाँ पे किसका विस्तार है, शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जानते हैं आपकी प्लायोसीन युग में जो है विस्तृत हुई है, जो हिमालय का सबसे बाह्यतम संरचना है शिवालिक श्रेणी। और ये इसका क्षेत्रफल जो बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में विस्तृत है, उसके कुल क्षेत्रफल का, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 0.06% ही है शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में। ठीक, जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक तो सोमेश्वर श्रेणी, जो उत्तर में आप ये पर्वतीय संरचना देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है, सोमेश्वर श्रेणी। फिर आपकी ये रामनगर दून श्रेणी, ये वाली संरचना जो आप देख रहे हैं, ये रामनगर दून श्रेणी है। और इन्हीं दोनों के मध्य, दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में जो बहती है आपकी हरदा नदी घाटी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये है आपका सोमेश्वर श्रेणी, ये है रामनगर दून श्रेणी। इन्हीं दोनों के मध्य में आप देखिए ये है आपकी हरदा नदी घाटी जो बह रही है। ठीक, और यहाँ पे आप ये छोटे छोटे ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है, दर्रे हैं। ठीक, जो बिहार, आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो नेपाल और बिहार के मध्य में आवागमन के मार्ग ये सुलभ कराते हैं ये सारे दर्रे, जिसमें बेकनाटोरी, मरावत, कंपन, ठीक, सोमेश्वर दर्रा, ये सब, और हाँ ये सब दर्रे आपके स्थित हैं, जिसमें बिकनाटोरी, सोमेश्वर, मरावत, कंपन, ये सब दर्रे आपके स्थित हैं। ये जो 3-4 दर्रे आप देख रहे हैं। और इन्हीं दोनों के मध्य में आपकी क्या जानते हैं, 2 पर्वत
श्रृंखलाओं के मध्य में जो होती है वो क्या होती है, घाटी होती है। और इसी घाटी में आपकी जो बह रही है कौन सी नदी, आपकी हरहा नदी घाटी बह रही है। ठीक है, ये तीन संरचनाएं आती हैं शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत, इसको ध्यान में रखिएगा। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, और इन्हीं दोनों के मध्य में हरदा नदी घाटी। ये आप इमेज जो देख रहे हैं ये हरदा नदी घाटी का, ये जो बह रही है पानी जल है जो, वो हरदा नदी घाटी का है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले का। तो आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं शिवालिक श्रेणी का। शिवालिक श्रेणी की बात की जा रही है तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है बिहार में कुल कितना है, तो 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना पड़ता है, 0.06 जो है 0.06% पड़ता है। अब सबसे उत्तर की संरचना की बात की जाए तो ये सबसे उत्तर में आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना, ये आपकी क्या है, ये पूरी की पूरी ये आपकी कौन सी है, सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक, तो सोमेश्वर श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी का देखिए लंबाई और चौड़ाई को देख लीजिए। तो लंबाई इसकी जो है त्रिवेणी नहर, जो गंडक नदी है जो नेपाल से होकर निकलती है और पश्चिमी चंपारण जिले से होकर बहती है, यहीं पे जो है इसी गंडक नदी से निकाली गई है त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में, जो बिहार में पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों में जिससे सिंचाई की जाती है। जब हम नहरों वाला चैप्टर पढ़ेंगे नदियों की बात, तो वहाँ पे हम लोग ये सब देख लेंगे। तो त्रिवेणी नहर से लेकर पूछा जाए, त्रिवेणी नहर ये पूछा गया किस नदी पर स्थित, तो गंडक नदी, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जिले में। त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना थोड़ी दर्रे तक जो आपका विस्तार है, आपका किसका विस्तार है, आप देख रहे हैं ना, ये भिखना थोड़ी दर्रा हो गया और ये त्रिवेणी नहर हो गई। त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना थोड़ी दर्रे तक जो विस्तार है आपका किसका है, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। इसकी जो लंबाई की बात की जाए, ये जो लंबाई है त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना थोड़ी दर्रे तक, इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात की जाए अर्थात ऐसे पे बात की जाए तो ये 5 से 6 किलोमीटर है। और इसी पर जो सोमेश्वर श्रेणी है, इसी पर सबसे ऊंची चोटी अर्थात पूरे बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर चोटी, जो कि आपकी किस पे स्थित है, सोमेश्वर श्रेणी पर स्थित है, शिवालिक संरचना पे, शिवालिक श्रेणी पे। पूछा जाए कि जो सोमेश्वर चोटी कहाँ पे स्थित है, शिवालिक श्रेणी की सोमेश्वर श्रेणी पर कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो आपके पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और सब बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सोमेश्वर श्रेणी है, जो 880 मीटर ऊंची है। कहीं कहीं किताबों में 874 भी आपको मिलेगा, तो 880 आप मान के चलिएगा, मैक्सिमम किताबों में आपका 880 ही मिलता है। तो देखिए 880 मीटर है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है किस पे स्थित है, इसी सोमेश्वर श्रेणी पर स्थित है, सोमेश्वर चोटी। और यहाँ पे प्रमुख दर्रे हैं, जैसे आप देखिए ये सोमेश्वर दर्रा हो गया, ये गरवा दर्रा हो गया, ये मरावत दर्रा हो गया, ये भिखना ठोरी दर्रा हो गया, और एक कंपन दर्रा है। ये 5 दर्रे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि दर्रों का नाम दे दे और पूछ दे कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा सोमेश्वर, गरवा, मरावत और भिखना ठोरी, ये पश्चिमी चंपारण जिले में ये स्थित है। और ये जो है बिहार और नेपाल के मध्य में आवागमन के मार्ग को सुलभ बनाते हैं। इन दर्रों का निर्माण हरहा और उसकी सहायक नदियों द्वारा समय समय पर किया गया है। ठीक, तो सोमेश्वर श्रेणी आपकी होगी। उसके सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में आपकी हरदा नदी के दक्षिण में आपका जो है आपका कौन सा स्थित है, रामनगर दून श्रेणी। ये जो आप श्रृंखला देख रहे हैं ये कौन सी है, रामनगर दून श्रेणी। रामनगर दून श्रेणी की लंबाई की बात की जाए तो ये 32 किलोमीटर लंबा है। ठीक, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है इसकी, ऐसे पे चौड़ाई की बात की जाए तो 6 से 8 किलोमीटर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी रामनगर दून की बात की जाए तो संतपुर चोटी है। ये ध्यान रखेंगे, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, संतपुर चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर है। ठीक, तो यदि पूछा जाए संतपुर चोटी कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी चंपारण जिले में है, किस श्रेणी पर स्थित है, सोमेश्वर और रामनगर दून दे तो आप बताएंगे नहीं, रामनगर दून श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो आपका ये शिवालिक श्रेणी की संरचना को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं दक्षिणी बिहार पे। बिहार के प्राकृतिक विभाजन में जो दूसरी संरचना हमें पढ़नी है, दक्षिण के पठारी सेक्टर को पढ़ना है। हमने पहले ही पढ़ा है कि दक्षिण का पठार जो है 2 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, जिसे कैमूर के पठार के नाम से जाना जाता है, और कैमूर का पठार या रोहतास का पठार बिहार में जाना जाता है जिसको। और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसे छोटा नागपुर के पठार का भाग है, जो बिहार के दक्षिणी जिलों में स्थित है। तो सबसे पहले ये देखिए कैमूर का पठार और छोटा नागपुर के पठार को
जो डिवाइडिंग लाइन है अर्थात कैसे कौन डिवाइड करता है, तो याद रखेंगे कि आपकी ये जो सोन नदी जो अमरकंटक के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है, वो आके बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करती है। रोहतास जिले में ही ये कैमूर के पठार को, ये जो स्थित है कैमूर के पठार को दो भागों में बांट देती है। एक तो इसके पश्चिम का इलाका कैमूर का पठार कहा कहलाता है, और इसके पूर्व का इलाका जो है आपका छोटा नागपुर का पठार करता है। अर्थात कैमूर के दक्षिण के पठार को जो डिवाइडिंग का काम कौन करती है, सोन नदी करती है, विंध्याचल श्रेणी और छोटा नागपुर पठार में। ठीक, तो देखिए, तो हम छोटा नागपुर के कैमूर के पठार को सबसे पहले पढ़ेंगे। कैमूर के पठार जो है आपका, यदि दिशा देखी जाए तो कैमूर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये देख रहे हैं आप, उत्तर में आपका बिहार का मैप है, और बिहार के मैप को के दक्षिणी भाग को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये आपका बिहार का दक्षिणी भाग है, ये वाला गंगा नदी के दक्षिण का हिस्सा। ठीक, तो ये आपका गंगा नदी है, और ये आपकी कौन सी है, सोन नदी है, जो इससे जाकर मिल रही है। इसने दो भागों में बांट दिया है, कैमूर के पठार और छोटा नागपुर के पठार को। तो इसके जो पूर्व की संरचना है वो आपके कैमूर का पठार है। इसका यदि दिशा देखी जाए तो कौन सा दिशा है, ये दक्षिण पश्चिम जिले में स्थित, बिहार के दक्षिण पश्चिम सेक्टर में स्थित है आपका कैमूर का पठार। जिले की बात की जाए, इसकी लंबाई जो है आपकी कितनी है, लंबाई आपकी 483 वर्ग किलोमीटर है। चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इसकी जो है 80 किलोमीटर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी रोहतासगढ़ चोटी है, जो रोहतासगढ़ जिले में स्थित है बिहार के, 495 मीटर। ठीक, कैमूर के पठार में जो बातें याद रखनी, बिहार के दक्षिण पश्चिम जिले में है, लंबाई 483, ये सब पूछा नहीं जाएगा। लंबाई चौड़ाई 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है रोहतासगढ़ चोटी, जो रोहतासगढ़ जिले में स्थित है। जो कैमूर का पठार है वो बिहार में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानी संरचना है, क्योंकि यहीं से आपके चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, यहीं से आपकी जो है चूना पत्थर की प्राप्ति, लाल बलुआ पत्थर की प्राप्ति होती है, और यहीं से आपके जो है पायराइट की प्राप्ति होती है, जिसके उत्पादन में बिहार जो है आत्मनिर्भर है। लगभग 75% हिस्सा जो बिहार में उत्पादित किया जाता है, और ये पूरे भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला पायराइट का कौन सा सेक्टर है, तो ये बिहार का क्षेत्र है। और वो कौन सा सेक्टर, रोहतासगढ़ और कैमूर वाला, ये कैमूर के पठार वाला सेक्टर। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो कैमूर का पठार है वो केवल दो जिलों में स्थित है बिहार में, कैमूर जिला, और दूसरा आपका रोहतासगढ़ जिला। उसके बाद जो हमें पढ़नी है वो छोटा नागपुर के पठार को पढ़ना है। तो छोटा नागपुर के पठार को देखिए, बिहार में इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार का रोहतासगढ़ के बाद आपका औरंगाबाद, गया, नेवादा, जमुई, बांका, ये कुल मिला के 5, और उत्तर में कुछ जिलों में आपका विस्तार है। तो ये मेनली आपके इन जिलों में जो है स्थानीय कल्चर के हिसाब से या स्थानीय परंपरा के हिसाब से इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इन जो अलग अलग नामों से छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है, जिसका विकास केवल मतलब एक ही कालक्रम में हुआ था, जैसे प्री कैंपियन युग में हुआ था। जैसे आप देखते हैं एवरेस्ट चोटी जो है, ठीक, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। है तो चोटी एक ही कालक्रम में नहीं, लेकिन उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे ही आपकी छोटा नागपुर के पठार को गया सेक्टर में अलग, फिर नालंदा जिले में अलग, और फिर नवादा और मुंगेर जिले में आपके अलग नामों से जाना जाता है। तो उस आधार पर इसको जो है स्थानीय कल्चर परंपरा के हिसाब से इसको जो है 3 भागों में बांट के देखा जाता है। पहला है इसका जो बांटा गया गया पहाड़ी क्षेत्र। गया जो पहाड़ी सेक्टर है उसमें जो जिले शामिल हैं आपके, उसमें औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नेवादा हो गया, और ये उत्तर में स्थित आपका जहानाबाद जिला, गया के उत्तर में। ये जहानाबाद जिला पहले गया का ही भाग था, बाद में इसको तोड़ के जो है अलग कर दिया गया। फिर जहानाबाद से फिर अरवल को अलग किया, जो बिहार का 38वां जिला है। फिर जो दूसरा विभाजन किया गया, ये नेवादा जिले के आप उत्तर में देखिए, गया और नेवादा जिलों के उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्थित है राजगीर, नालंदा जिला। नालंदा जिले में इसी छोटा नागपुर के पठार को राजगीर या गिरियक की पहाड़ी कहा जाता है।
जो छोटा नागपुर का पठार है उसको नालंदा जिले में राजगीर या गिरियक की पहाड़ी कहा जाता है। और जमुई जिले से लेकर यहाँ से सॉरी नवादा जिले से लेकर ठीक मुंगेर तक के सेक्टर, नवादा, जमुई, बांका और मुंगेर वाले सेक्टर में इसको जो है नवादा और मुंगेर की पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, नवादा और मुंगेर के 3 सेक्टरों में बांटा गया है छोटा नागपुर के पठार को। गया पहाड़ी क्षेत्र जिसमें आपके 4 जिले मेनली आते हैं, गया, यहाँ से देखिए औरंगाबाद, गया, नवादा और आपका ये जहानाबाद जिला। फिर राजगीर और गिरिक की पहाड़ियाँ जो आपके नालंदा जिले में स्थित है। फिर नवादा जिले से लेकर बांका और मुंगेर जिले तक, चूंकि आप देखते हैं कि कुछ उत्तर की तरफ भी आपका छोटा नागपुर के पठार का विस्तार हो गया है और वो लगभग गंगा नदी की जो दक्षिणी सीमा है उसके साथ टच करता हुआ है। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं चट्टानी संरचना आपकी उभरी हुई मिलती है। ये किसके, छोटे नागपुर के पठार की, जैसे मुंगेर सेक्टर तक फैला हुआ है। तो इसको जो है नवादा और मुंगेर की पहाड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो दक्षिण के पठार की बात की जा रही है। तो दक्षिण के पठार में हमने कैमूर और रोहतास के पठार को तो पढ़ ही लिया। फिर दूसरी हमें पढ़नी है छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार को 3 भागों में बांटा गया, गया पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा राजगीर और गिरिक की पहाड़ी जो नालंदा जिले में है, फिर नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गया पहाड़ी क्षेत्र। ये जो आपका थोड़ा सा गुलाबी कलर में आपका ये हल्का हल्का रंगा हुआ है, ये वाला सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका गया पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो जिले हैं आपका औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया और ये आपका उत्तर में जो उत्तर की तरफ थोड़ा सा विस्तार देख रहे हैं ये जहानाबाद है। ठीक, ये गया पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत यही मेनली औरंगाबाद, गया, नेवादा और जहानाबाद आपका जो है शामिल है। जो गया में छोटा नागपुर के पठार अर्थात गया पहाड़ी क्षेत्र है उसके प्रमुख जो चट्टाने हैं रामशिला, प्रेतशिला अर्थात जो चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, वो कौन कौन सी है गया जिले में, गया पहाड़ी क्षेत्र अर्थात छोटा नागपुर के पठार का कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं गया जिले में। तो याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है 67 बीपीएससी, इसके पहले जो कैंसिल हो गया एग्जाम उसमें भी पूछा गया था कौन पहाड़ियों के बारे में। तो याद रखिए रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी, कटारी और जेठियानी पहाड़ियाँ और साथ में ही गृद्धकूट पहाड़ी। ठीक, तो रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी, कटारी की पहाड़ी और जेठियानी की पहाड़ी, ये प्रमुख पहाड़ियाँ जो हैं गया पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार का ही हिस्सा है। गया जिले में प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी, रामशिला, प्रेतशिला, भूतशिला, ब्रह्मयोनी, कटारी और जेठियानी की पहाड़ियाँ, ये नाम याद रखिएगा। और फिर इसी के उत्तर में जो जहानाबाद जिला है स्थित है, गया जिले के उत्तर में, वहां पे आपकी बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे आपको मिलता है कि अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे जो महावीर के समकालीन थे। तो आजीवक संप्रदाय के लिए जो 2 गुफाओं का निर्माण किया, नागार्जुनी और बराबर। ठीक, नागार्जुनी और बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किया गया, जिसमें जो था आपके जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षु थे वो आपके यहाँ पे इन्हीं पहाड़ियों जहानाबाद जिले में जो स्थित है वो वहीं पे निवास करते थे। कुछ किताबों में आपको गया मिलेगा, क्योंकि गया जिले से जब जहानाबाद डिवाइड हुआ तो ये सेक्टर आपके चले गए जहानाबाद जिले में, गया और नागार्जुनी। ये दोनों जो है गया और जो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियां हैं, ये दोनों आपकी नेवादा और जहानाबाद की सीमा पर ही स्थित हैं, लेकिन मेनली जो पड़ती हैं आपकी जहानाबाद जिले में पड़ती हैं। गया और जहानाबाद की सीमा पर ही हैं, जो कि मेनली आपकी किस पे पड़ती है, जहानाबाद में। इसमें जो बराबर की गुफा थी, ठीक, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए, इसमें प्रमुख गुफाएं जो बनाई गई थी बराबर की पहाड़ी पे, लोमस ऋषि गुफा, नाम ध्यान रखिएगा, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्णचौपाड़ और विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि, सुदामा, कर्णचौपाड़ और विश्व झोपड़ी, ये 4 प्रमुख गुफाएं बराबर की पहाड़ी बनाई गई थी अशोक के द्वारा। उसके पौत्र दशरथ ने
जो बनाई थी गोपिका और वडतिका गुफा, वो किस पे बनाई थी? नागार्जुनी पहाड़ी पे। ये कहाँ पे स्थित है? जहानाबाद जिले। ये याद रखिएगा किसके अंतर्गत है? गया पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और गया पहाड़ी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत। दूसरी जो हम पढ़ने वाली है संरचना, वो गिरिक, राजगीर और गिरिक की पहाड़ी। ठीक, राजगीर और गिरिक की पहाड़ियाँ ध्यान में रखेंगे। राजगीर और गिरिक की पहाड़ियाँ जो नालंदा जिले में स्थित है। ये गया और नवादा जिले के उत्तर में स्थित है आपका नालंदा जिला, जहाँ पे बिहार की सबसे प्राचीन राजधानी, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर स्थित है। ठीक है, यहीं पे बिहार शरीफ भी स्थित है। तो यहाँ पे जो पहाड़ी पाई जाती है वो राजगीर की पहाड़ी मेनली है, जिसका विस्तार आपका गया जिले में भी मिलता है। और गया जिले में जो राजगीर की पहाड़ी का विस्तार मिलता है उसे गिरदकूट की पहाड़ी कहते हैं। ये छोटा नागपुर के पठार का उत्तर की तरफ हल्का सा विस्तार है, जो कि नालंदा जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख पहाड़ियां हैं नालंदा जिले में, राजगीर और गिरिक की पहाड़ी के अंतर्गत, वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि गया पहाड़ी के अंतर्गत रामचिला प्रेक्षला जो गया जिले में स्थित है, वैसे इसमें देखिएगा विपुलगिरी, रत्नगिरी नालंदा जिले में ही स्थित है, वैभवगिरी और सोनगिरी। जितनी भी गिरी नाम से पहाड़ियां हैं वो सबकी सब आपकी कहाँ पे स्थित है? राजगीर गिरिक की पहाड़ी के अंतर्गत नालंदा जिले में स्थित है। विपुलगिरी, रत्नगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, ठीक है, राम, भूत, प्रेत, ये सब कहाँ पे हैं? आपके गया जिले में है। तो राजगीर और गिरिक की पहाड़ी होगी। तीसरी है आपकी नवादा और मुंगेर की पहाड़ी। आप जानते हैं छोटा नागपुर का पठार दक्षिण में तो है ही, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार इसकी कटी फटी पहाड़ियों के रूप में उत्तर की तरफ भी आपको देखने को मिलता है। जैसे राजगीर गिरिक की पहाड़ियाँ हो गई, जहानाबाद में आपकी जो बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियाँ हो गई। और आप तीसरा जो हम लोग दक्षिण के छोटा नागपुर के पठार को डिवाइडेशन किया था, नवादा और मुंगेर की पहाड़ी के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ इसकी जो है उत्तर की तरफ अर्थात गंगा नदी की सीमा से स्पर्श करती हुई आपकी हैं, जो मुंगेर जिले तक फैली है। यहाँ पे देखिए जो दक्षिण में गंगा नदी बहती है बक्सर, भोजपुर, पटना के बाद लखीसराय और मुंगेर जिले से होकर बहती है। तो जो आपकी नवादा और मुंगेर की पहाड़ी के अंतर्गत आती है, यहाँ से लेकर जमुई, बांका और मुंगेर, ये वाले सेक्टर में। ठीक, तो यहाँ पे मुंगेर वाले सेक्टर तक जो है आपकी छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। तो इसकी हल्की फुल्की सीमा ये जो आपका गंगा नदी बह रही है इसके साथ मिलती जुलती है। तो ये ध्यान रखेंगे। अर्थात छोटा नागपुर के पठार का उत्तर की तरफ विस्तार जो दिखने को मिलता है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। जैसे राजगीर और गिरिक की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पे आप पढ़ेंगे खड़गपुर की पहाड़ियाँ हो गई, जो है गंगा नदी के साथ सीमा साझा लगभग करती हैं, लेकिन गंगा नदी से एकदम डायरेक्ट टच नहीं करती हैं। तो नवादा और मुंगेर की पहाड़ी की बात की जाए तो ये किन किन जिलों में स्थित है? तो नवादा, ठीक, जमुई, बांका, ये आपका मुंगेर जिला हो गया, यहीं आपका जो है शेखपुरा हो गया। ठीक, इन्हीं 4-5 जिलों में आपकी ये विस्तृत है। जो नवादा और मुंगेर की पहाड़ी के अंतर्गत है, ये है आपकी जो हल्की सी पहाड़ी नुमा संरचना देख रहे हैं, ये है आपकी खड़गपुर की पहाड़ी। ठीक, जो आपकी मुंगेर, जमुई और बांका जिले में मेनली पाई जाती है। किसमें? मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी जो है छोटा नागपुर के पठार का भाग जो है वो किन किन जिलों में पाई जाती है? छोटे छोटे स्थलों के रूप में कहीं कहीं उभरी हुई मिलती है। वो कौन किस किस जिले में है? तो आप मुंगेर हो गया, ये आपका जमुई हो गया और ये आपका बांका हो गया। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में ऐसे फैली हुई है ये पहाड़ी। ठीक, और यहीं आप देखेंगे बांका जो जिला है, यहीं पे एक छोटा नागपुर पठार का ही एक पर्वत श्रृंखला है जिसे मंदार पर्वत के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है जो सागर मंथन में जो पहाड़ का प्रयोग किया गया था यही मंदार पर्वत था, जिसका प्रयोग किया गया था सागर को मथने के लिए देवासुर संग्राम, मतलब देवताओं और असुरों के द्वारा, जिससे समुद्र से विभिन्न रत्नों को प्राप्ति हुई थी। एक मान्यता के अनुसार मंदार पर्वत वही वाला पर्वत है जो बांका जिले में स्थित है। तो ये आपकी पूरी पहाड़ियाँ हो गई। नवादा और मुंगेर की पहाड़ी के अंतर्गत आपकी खड़गपुर की पहाड़ी आती है। ठीक है, और सारी की सारी जितने हमने छोटा नागपुर के पठार को पढ़ा, ऐसा नहीं था कि गया की पहाड़ी अलग कालक्रम में विकसित हुई है, राजगीर और गिरिक की पहाड़ियाँ अलग कालक्रम में और नवादा और मुंगेर की पहाड़ियाँ अलग कालक्रम में, सभी एक ही कालक्रम में विकसित हुए, लेकिन स्थानीय परंपरा के हिसाब से इसको जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सी बिहार की सबसे पुरानी संरचना है? उसमें खड़गपुर की पहाड़ी दिया था,
उसमें गंगा का मैदान दिया था, उसमें आपका शिवालिक श्रेणी दिया था, उसमें आपका कैमूर का पठार दिया था। तो उसमें कौन सी होगी? आप जानते हैं खड़गपुर की पहाड़ी जो सेक्टर है वो छोटा नागपुर के पठार के ही अंतर्गत है, जो नवादा और मुंगेर की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। इसके जिलों में विस्तार को देख लिया तो आप बता देंगे नहीं, खड़गपुर की पहाड़ी है जो सबसे पुरानी संरचना है। अब यही दे दें कि निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संरचना है। दे दिया राजगीर और गिरिक की पहाड़ी, फिर आपका दे दिया गंगा का मैदान, फिर दे दिया आपकी शिवालिक श्रेणी, फिर आपकी दे दिया विंध्याचल श्रेणी। तो आप किसको बताएंगे? राजगीर और गिरिक की पहाड़ी है। ठीक है। और यदि राजगीर और गिरिक की पहाड़ी और छोटा नागपुर की ये आपकी खड़गपुर की पहाड़ियाँ दोनों दे दिया पूछा है कि निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीनतम पहाड़ी होगी, तो ये दोनों ही सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है, तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक होगा। ठीक है, ई वाला ऑप्शन। तो इसी के साथ आपका दक्षिण के पठार वाला ये जो लेक्चर था वो समाप्त हुआ, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो का बिहार के मैदान को पढ़ेंगे। धन्यवाद।